हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज सिद्धार्थ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पर्वत सेक्शन के अरावली पर्वतमाला को कंप्लीट किया था और विंध्याचल पर्वतमाला को ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चों को शायद देखने में प्रॉब्लम होती होगी। यही सोच के मैंने 30 मिनट का एक वीडियो बनाने के बजाय 15-15 मिनट के 2 वीडियो बनाने का सोचा, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पॉज किया। आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत में मैंने जैसे कि आपको इसके पिछले वीडियो में आपको बताया कि इसकी लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर गुजरात से लेके सासाराम बिहार तक, पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर मैंने आपको इस मैप के अंदर बताया था कि विंध्याचल पर्वतमाला लगभग यहाँ पाई जाती है। ये तो गुजरात का पॉइंट हो गया और ये बिहार का पॉइंट हो गया। तो लगभग उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, या प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है। ये जल विभाजक का काम करती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 450 से 600 मीटर के बीच में। नर्मदा सोन भ्रंश ये बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये बताया था कि क्यों विंध्याचल पर्वतमाला का उत्तरी ढाल तो मंद और दक्षिणी ढाल तीव्र पाया जाता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए था दक्षिणी ढाल तीव्र क्यों है और उत्तरी ढाल मंद क्यों है। कई बार क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल आ गया, एमसीक्यू भी अगर कॉन्सेप्चुअल आ गया तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बैठ सकता है। वरना अगर आपको सब्जेक्टिव कहीं आंसर लिखना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैं आपको इसका कारण बता चुका हूँ, आप उसे देखिए रेफरेंस के तौर पर। फिर हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको ये वाला मैप के बारे में वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि जो हम लोग जिस विंध्याचल पर्वतमाला की बात करने वाले वो यहाँ से लेकर के लगभग ये यहाँ तक, गुजरात से लेकर के बिहार तक, उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में पाई जाती है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी शैल संरचना प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कैमूर पहाड़ियों के पूर्व के आसपास यहाँ पर क्वार्ट्जाइट और संगमरमर के छिटपुट जमाव मिलते हैं, लेकिन क्षैतिज संस्तरों में, ये क्षैतिज संस्तर होते हैं, इनमें चूना पत्थर, शैल और बलुआ पत्थर का शैल क्रम पाया जाता है। इसीलिए अब आप देखिए जहाँ पे चूना पत्थर होगा वहाँ पर सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो विंध्याचल पर्वतमाला वाले जो एरिया है वहाँ पर सीमेंट उद्योग काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। विंध्याचल और सतपुड़ा को जोड़ने वाली जो मेकाल श्रेणी है वो एक विस्तृत पठार के रूप में है। सतपुड़ा के साथ ही विंध्यन श्रेणी मध्य भारत के जल विभाजक का निर्माण करती है। जल विभाजक मतलब होता है जहाँ से एक तरफ और दूसरी तरफ रिवर बहती है, वो एक प्रकार का जल विभाजक हो गया, जिसमें नर्मदा, चंबल, बेतवा, टोंस आदि नदियों का उद्गम होता है। इनमें से कुछ तो बहती है गंगा की ओर और कुछ बहती है गोदावरी और महानदी की ओर। तो ये हो गया हमारा विंध्याचल पर्वतमाला। इसमें अब आपको देखना है मैप में विंध्याचल पर्वतमाला की लोकेशन क्या है, कैमूर, पारसनाथ, इन सब की लोकेशन क्या है, और विंध्याचल से निकलने वाली चंबल का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, नर्मदा का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, बेतवा का कहाँ है, टोंस का कहाँ है, ये सब आप एक बार देखेंगे। वैसे हम लोग अपवाह तंत्र वाले सेक्शन में इसे मैप के थ्रू पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। तो विंध्याचल श्रेणी के समानांतर, अब आपको थोड़ा सा इधर मैं बता दूं, अगर यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है तो इसी के समानांतर इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलेगी। ये तो हो गई जहाँ मैं एस लिख रहा हूँ सतपुड़ा, ये जहाँ वी लिख रहा हूँ ये हो गया विंध्याचल। और इन दोनों के बीच में जो रिवर बह रही है उसे हम लोग कहेंगे नर्मदा रिवर। यहाँ पर तो बहती है नर्मदा, यहाँ बहती है तापी। क्लियर है। और इन नर्मदा और तापी रिवर्स के बीच के उत्तर में यहाँ पर तो पाई जाएगी विंध्यन और यहाँ पाई जाएगी सतपुड़ा। ये बस थोड़ा सा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में तो पाई जाएगी नर्मदा रिवर और यहाँ तापी रिवर। तो इसमें अब अगर हम लोग देखते हैं तो विंध्यन श्रेणी के समानांतर उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी की घाटियों के बीच में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। पश्चिम में तो राजपीपला जो कि गुजरात में से प्रारंभ होकर महादेव और मेकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पठार तक सतपुड़ा रेंज का विस्तार पाया जाता है। अब आप इस नक्शे को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सेम ये का यही नक्शा एज इट इज दिस मैप ये आपको मिलेगा अपनी एटलस में। तो आप एटलस भी साथ साथ खोलें, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, एटलस को अपने पास रखिएगा, एटलस को साथ साथ खोल के रखिए। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी। ये पूरी की पूरी देखिए सतपुड़ा और रेंज लिखा हुआ है, क्लियर है। और इसके उत्तर में आपको मिलेगी विंध्यन रेंज। इज दैट क्लियर? आपको दिख रहा है
ये सब चीज़ें मैप में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये इमेज मेकिंग का काम करती है। आपको पता होता है कि हम लोग किस सेक्शन के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नर्मदा नदी और यहाँ पर तापी नदी देखने को मिलेगी। ये है नर्मदा का फ्लो और यहाँ है तापी का फ्लो। सतपुड़ा के साथ साथ हम लोग इसके अंदर अध्ययन करें, आप देखिएगा, अब आपको क्लियर दिखेगा नर्मदा और तापी, इन दोनों के बीच में है सतपुड़ा रेंज। अब इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे महादेव रेंज कहाँ है, मेकाल रेंज कहाँ है, कैमूर रेंज कहाँ है। क्लियर बात है। रामगढ़ हिल्स किधर है, ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं इनका अध्ययन हम लोग सतपुड़ा रेंज के साथ ही करते हैं। तो सतपुड़ा रेंज विभिन्न छोटी छोटी पर्वतों के साथ साथ इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। फिर अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, तो आप ही देखेंगे कि इस सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहलाती है धूपगढ़, 1350 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है, महादेव पर्वत में। अब आपको इस नक्शे में दोबारा देखना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे महादेव हिल्स कहाँ है, ये रहा आपका महादेव हिल्स। सतपुड़ा के जस्ट दक्षिण में उसी के समानांतर महादेव है, जबकि इसके वर्टिकली आपको पाई जाएगी मेकाल हिल्स। महादेव तो आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के दक्षिण में, ये आपका एमपी के दक्षिण में और महाराष्ट्र के उत्तर में, जबकि मेकाल आपको मिलेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास। तो ये दोनों रेंज आपको पता होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं जो इसकी सबसे ऊंची चोटी थी धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित थी। फिर है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी महादेव पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, 1117 मीटर इसकी हाइट है। यह एक हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी का नाम आप लोग काफ़ी सुनेंगे, नहीं सुना होगा तो आगे सुनेंगे, तो पंचमढ़ी का पता होना चाहिए। मेकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो है अमरकंटक, 1036 मीटर। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंटक मेकाल में है और मेकाल का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा बेसिकली क्या है, एक तरह का ब्लॉक पर्वत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ऐसा समतल भूभाग जिसमें दो तरफ से दरार पड़ जाए, तो या तो दोनों तरफ वाला भाग बैठ जाए नीचे तो ये ब्लॉक के रूप में रह जाएगा ऊपर, या फिर ये वाला हिस्सा नीचे बैठ जाए दरार घाटी के रूप में और दोनों तरफ वाले हिस्से ब्लॉक के रूप में ऊपर रह जाए, तो ये ब्लॉक पर्वत है। जिसके उत्तर और दक्षिण में क्या बहता है, एक ब्लॉक पर्वत, जिसके उत्तर में तो है नर्मदा की दरार और दक्षिण में है तापी की दरार, तो बीच में एक ब्लॉक पर्वत के रूप में ये खड़ा है। ये लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई में और 770 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ सामान्य दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, और ये मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो ये रहा आपका नर्मदा और सतपुड़ा पर्वत। फिर आगे हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे संस्कृत में सह्याद्री भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग इसकी बेसिक बात करें तो सह्याद्री के बारे में आपको मैं जब बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ उससे पहले ही आपको पहले मैं मैप दिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड सह्याद्री इन इंडिया, या पश्चिमी घाट भारत का। तो आप देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्यों कहते हैं इसे, सबसे पहले तो ये भारत की पश्चिमी सीमा लगाता है, जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं। इस नक्शे में देखिएगा कि ये भारत का नक्शा है और भारत का ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा है, तो इसलिए इसे हम लोग पश्चिमी के नाम से जानते हैं। अभी घाट कैसे हुआ, कैसे इसकी रचना होती है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसे था और उसके साथ साथ हमारा जो भारत है वो टिका हुआ था। तो जब अफ्रीकन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होती है टूट के, आप देखिएगा जैसे टूट की अलग हुई और यहां से उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ इसने गति करी। तो आप ये देखिए कि जिस पार्ट से ये अलग हुआ, जिस हिस्से से ये टूट के ब्रेक हुआ, वहां पर कगार बनेगा, मतलब वहां पर स्टीप स्लोप बनेगा। कैसे, आप यहां देखिएगा मैप में, जैसे ये आपका इंडिया है और यहां पर आपकी अफ्रीकन प्लेट थी, तो ये जो बीच वाला जो सेक्शन है जहां से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से ब्रेक होकर के अलग होती है, तो जहां से वो ब्रेक होगी वहां पर एक खड़ा ढाल बन जाएगा, तो वो खड़ा ढाल कहलाता है घाट, जो कि पश्चिमी घाट के रूप में है। तो इसके बारे में अगर एक सामान्य जानकारी लें तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर के तट के समानांतर या अरब सागर के तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तापी का मुहाना यहाँ पड़ता है और
फिर हम लोग बात करें दक्षिण में, ये कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। आप लोग इसके बारे में बार बार सुनेंगे कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट है ये। जैव विविधता का हॉटस्पॉट कैसे है? तो विश्व में जैव विविधता के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत सारी वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। जैविक प्रजातियों के साथ साथ पौधों की भी प्रजातियां यहाँ पर मैक्सिमम और बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। और जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से पश्चिमी घाट स्टार्ट होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल से होते हुए लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी तक इसका पूरा विस्तार है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र को के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। पश्चिमी घाट एक तरह का ब्लॉक पर्वत है, जैसा कि मैंने बताया कि साइड वाला भाग टूट करके नीचे बैठ जाए तो ये ब्लॉक पर्वत के रूप में हो जाएगा, जिसका निर्माण स्थल खंड के एक खंड का अरब सागर में अवसंबलन से। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र है, खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। जैसा कि आप देखें, इसका जो पश्चिमी भाग है जहां से ये अफ्रीकन प्लेट से टूट के अलग हुआ, तो ये तो खड़ा ढाल होगा और ये वाला ढाल अपेक्षाकृत मंद ढाल होगा। और सीढ़ी नुमा ढाल क्यों होगा? इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि दक्कन का पठार में किस प्रकार से सीढ़ी नुमा या ट्रैपन संरचना बनती है। सह्याद्री प्रायद्वीप का वास्तविक जल विभाजक का निर्माण करते हैं, मतलब सह्याद्री पर्वतों की जो श्रृंखला है ये, या जो क्षेत्र है, घाट है, इस घाट से ज़्यादातर रिवर्स निकलती है जो कि पूर्व की तरफ बहती है। कुछ नदियां ऐसी भी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, तो जल विभाजक का काम कर रहा है, यहाँ से पूर्व और पश्चिम में नदियां बहती है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, पर्वत श्रेणी नहीं है, ये कगार है। क्लियर है? पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है वो तो वहां पर तो लावा निक्षेप पाए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दक्कन का लावा पठार जो कि इस पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा है। और इसके दक्षिणी हिस्सों में नीलगिरी की तरफ ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें आपको देखने को मिलती है। यहाँ बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि प्रायद्वीप की मुख्य नदियां हैं और इनकी अनेक सहायक नदियां भी इन्हीं पश्चिमी घाट से निकलती है। और इनका सामान्य प्रवाह जो होता है वो लगभग बंगाल की खाड़ी की ओर होगा, क्योंकि इसका ढाल कुछ इस तरह से है बंगाल की खाड़ी की तरफ। लेकिन कई सारी रिवर्स ऐसी भी हैं जो कि पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है, जैसे नर्मदा, तापी। और इनमें से ऐसी और कौन कौन सी रिवर है जिन्हें आप जानते हैं? अगर नहीं भी जानते हैं तो आप एटलस में देखिएगा कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अपने जल को अरब सागर के अंदर गिराती है। अब आप देखिए, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां क्योंकि मंद ढाल से होकर के बह रही है और पश्चिम वाली रिवर क्योंकि खड़े ढाल से सीधा नीचे की तरफ उतर रही है, तो यहाँ प्रपात बनाएंगे, जैसे कि जोग प्रपात या गलसोप्पा प्रपात 250 मीटर ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। ये श्रावदी नदी के ऊपर अवस्थित है। आप इसे मैप में देखिएगा, ये आपका वर्क है। महाबलेश्वर के समीप गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों के उद्गम क्षेत्र हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें पश्चिमी घाट पे तो कई सारी चोटियां मिलती है, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, कलसूबाई, सेलहर आदि। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपसे एमसीक्यू में या 4 ऑप्शन वाले प्रश्नों में आपसे पूछ सकते हैं, विभिन्न घाट। कौन कौन से घाट हैं और कौन कौन से घाट किन शहरों को जोड़ते हैं। घाट क्या होता है? घाट एक ऐसा गैप है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्वत है, निरंतर फैली एक पर्वत श्रेणी है और इसके बीच में अगर कहीं पर ढाल कम था या स्पेस मिल गया तो हमने यहाँ पर रास्ता बना करके और एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ दिया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है थाल घाट जो कि नासिक को मुंबई से जोड़ता है। फिर है भोर घाट जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट जो कि कोयंबटूर को कोचीन से जोड़ता है और सिनकोनेट दर्रा जो कि त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है। आपको ये सारे के सारे शहर मैप में पता है वैसे, तो आप एक काम कीजिएगा, मैप में मुंबई से नासिक को जोड़ते हुए एक लाइन खींचिए और वहां लिख दीजिए थाल घाट दर्रा। मैप में मुंबई को पुणे से जोड़ते हुए एक लाइन खींचिएगा और वहां लिखिएगा भोर घाट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहां पर है नासिक, यहां है मुंबई, यहां है पुणे। तो अब आपका काम क्या है मैप में, जैसे नासिक, मुंबई और पुणे, तो आपका जो वर्क रहेगा मैप में वो ये रहेगा, नासिक से मुंबई को जोड़ दो एक लाइन से, मुंबई को पुणे से जोड़ दो। यहां पर तो लिख दो थाल घाट, यहां लिख दो भोर घाट, ताकि आपको ये जो गैप्स हैं, इंपॉर्टेंट गैप्स, ये आपको पता रहे। गोवा के दक्षिण में जो सह्याद्री है उसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है और नीच शैलो से हुआ है, जबकि उत्तरी सह्याद्री का निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। मैंने आपको बताया था दक्कन के समीप
जो सह्याद्री का उत्तरी भाग है वहां पर बेसाल्टिक लावा का जमाव है, तो यहाँ की चट्टानों में क्या पाया जाएगा? बेसाल्ट पाया जाएगा। अब आप इस मैप को देखिएगा, जहां पर पश्चिमी घाट और जहां पर पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, तो ये जो बीच वाला सेक्शन है, ये जो ट्रांजिशन जोन है, इसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां कहां अवस्थित है ये आपको पता होना चाहिए, जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। और इसमें एक चोटी मिलेगी आपको दोदा बेटा, जो कि 2636 मीटर की हाइट है जिसकी, और यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वीडियो को पॉज कीजिए, मुझे बताइए दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये एक प्रश्न है। फिर अब आप अगर इस चीज को मैप में देख लिया हो तो अब मैं आपको बताता हूं कि नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, जो कि सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है, और यहां पर अन्नाई मुड़ी 2695 मीटर, आप देख लीजिएगा बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, लगभग 60 मीटर का अंतर आएगा, लेकिन अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामलाई में ही पलानी की श्रेणियां हैं, जहां पर कोडाई कनाल नाम का पर्यटन स्थल अवस्थित है। नीलगिरी के अंदर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी, और जिसका रियल नेम है उदक मंडलम। क्लियर है, वो भी नीलगिरी में अवस्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में आपको मिलेगी इलायची की पहाड़ियां या कार्डिमम हिल्स, जो कि इलायची की कृषि के लिए फेमस है। मतलब अगर हम मोटा मोटी बात करें तो दक्षिण भारत की सभी पहाड़ियां रबर, चाय, कहवा आदि की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, और पश्चिमी घाट का सह्याद्री क्षेत्र भारत का अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है। हाँ, अब आपको इस पॉइंट को पता होना चाहिए कि हम जिस पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला जो जोन है, यह भारत का अधिकतम वर्षा वाला जोन है। जब भी भारत का मानसून स्टार्ट होता है तो पश्चिमी घाट में मैक्सिमम वर्षा हर साल होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमें प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये आपको पश्चिमी घाट के बारे में मैंने एक सामान्य जानकारी दे दी। पश्चिमी घाट के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है पूर्वी घाट। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, तो इस इंडिया के मैप में हमने देखा ये वाला सेक्शन तो था पश्चिमी घाट का, और अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले हिस्से की, जो कि कहलाता है पूर्वी घाट। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा का निर्माण करता है विषमांगी संगठन वाली विच्छेदित पहाड़ियों की संस्थाओं द्वारा निर्मित है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, विच्छेदित रूप से है, एक पहाड़ी इधर है फिर टूट गई बीच में, फिर एक इधर है फिर टूट गई बीच में, फिर एक इधर है, कंटिन्यूअस रेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर, लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर, चरणोकाइट और खंडोलाइट चट्टानों से निर्मित है। मध्य वाला भाग क्वार्ट्जाइट और शैल जैसी चट्टानें इसके मध्य वाले भाग में पाई जाती है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के अंदर विशाखापत्तनम, महेंद्रगिरी आदि चोटियां हैं। ये आपको पता होनी चाहिए ये कहाँ हैं। भारत के मैप में पहले आप पूर्वी घाट को देख लीजिएगा। पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं वो निरंतर पश्चिमी घाट की जैसे एक क्रम के अंदर नहीं फैले हुए हैं, ये कई जगह से विच्छेदित क्रम में पाए जाते हैं। उत्तर में देखिएगा झारखंड का दक्षिणी भाग, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर के तमिलनाडु तक इसका संपूर्ण विस्तार पाया जाता है। फिर हम लोग बात करें कि विभिन्न नदियों ने बेसिकली पूर्वी घाट को अनेक भागों में विभाजित किया है। हमने देखा था कि बड़ी बड़ी नदियां कृष्णा, गोदावरी, कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती तो है, लेकिन प्रवाहित किस तरफ हो रही है? पूर्वी घाट की तरफ जा रही है। तो पूर्वी घाट का निरंतर अपरदन करेगी और वो जो कंटिन्यूस रेंज है वो बीच बीच में से विच्छेदित हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी पर्वतमालाएं पाई जाती है? गड़जात हिल्स, नयागढ़ हिल्स, एरामल्ला, नल्लीमल्ला, वैलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स, जावदी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, शिरुमलाई, पालानी, वेरुशनाड, सलेम आदि बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं और चोटियां हैं जो पूर्वी घाट की तरफ पाई जाती है। एक सामान्य परिचय गड़जात पहाड़ियों का, तो इसे उड़ीसा उच्च भूमि भी कहा जाता है। लगभग 382 किलोमीटर की लंबाई में उत्कल तट के सहारे, उड़ीसा के तट के सहारे यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैला है, और यहाँ पर मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये रहा आपका पूर्वी घाट। अभी मैं एक बार आपको जितने भी मैंने पर्वतों के नाम लिए हैं, जैसे गड़जात, नयागढ़, एरामल्ला, नल्लीमल्ला, वैलीकोंडा, पालकोंडा, ये सारे के सारे जो हैं आपको एक बार मैं मैप में दिखा देता हूं, ताकि आप जब भी एटलस देखेंगे आप इन्हें फटाफट पकड़ पाएंगे।
तो ये है इंडिया का मैप और इसमें हम लोग पूर्वी घाट की जो चोटियों को देख रहे थे। तो गडजात हिल्स ओडिशा में, नयागढ़ हिल्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं नल्ला मल्ला, वेलुकोंडा, इधर पालकोंडा, नागरी हिल्स इधर है तमिलनाडु के आसपास, जावदी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, पंचामलाई, शिरुमलाई, पलानी और वेरुसनाड। ये सारी की सारी पर्वतमालाएं आप जैसा का इस मैप में देख रखा है, आप अपनी अपनी एटलस में देखें, इन्हें मार्क करें और इन्हें अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना के रखें कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में हरीशचंद्र, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये रहा हरीशचंद्र रेंज, सतमाला रेंज, ठीक है, अजंता रेंज, बालाघाट रेंज। ये सारी की सारी रेंज आपको पश्चिमी घाट की एक साथ पता हो, पूर्वी घाट की एक साथ पता हो। फिर मैंने पठारों का भी एक मैप बताया था, उसे भी आप अपनी एटलस में मार्क कर लें। और इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत वाला सेक्शन मेरी ओर से कंप्लीट होता है। आप इसे देखें। जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम लोग तटीय मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एटलस के साथ इसे देखिएगा, क्योंकि एटलस का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी आप इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अगर आपने एटलस साथ में खोल के रखी है तो आगे भविष्य में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एटलस के वो मैप्स आपके दिमाग में रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।